हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सर मस्त है, आप बताओ। हम भी मस्त है। आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लाया हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वीडियो को आज ही शुरू करें और आज ही अंजाम तक पहुँचा दें। ये हमारा यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट का। इस चैप्टर में हमें बस डेफिनेशन पढ़ने हैं। तो शुरू कर रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, यानी नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट में, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फर्म्स, ये सब भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट में क्या आएगा? जो ऑर्डिनरली भारत देश में रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत देश में लाई करता हो, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट में पहला सवाल कौन कौन आ सकता है? इंडिविजुअल भी आ सकता है और इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो ऑर्डिनरली भारत देश में रहता है। देखो बेटा, इनकम टैक्स के हिसाब से ना, अगर आपने पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो आप, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे इंडिया के। लेकिन ये इकोनॉमिक्स में अपना डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो ऑर्डिनरली भारत में रहता हो और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत में लाई करता हो। अब यहां पर एक वर्ड आया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो समझ में आ गया हमें कि वो ऑर्डिनरली भारत देश में रहता हो, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जो रेसिडेंट है वो भारत देश की किसी भी सीमा के अंदर रह रहा हो। मतलब जरूरी नहीं है कि उसका घर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ही रह रहा है, वो तेलंगाना में भी रह रहा है, तब भी वो क्या कहलाएगा? भारत देश का, मतलब भारत देश के सीमा के अंदर रह रहा है। तो द रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत देश के सीमा के अंदर है, ठीक है। और द रेसिडेंट डू इट्स बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अर्निंग, वो पैसा कमाता कहाँ हो? इंडिया में। पैसे खर्च कहाँ करता हो? इंडिया में। और पैसे सेव कहाँ करता हो? इंडिया में। तब वो क्या कहलाएगा? इंडिया का। फिर से, रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। हियर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things. The resident lives or located in the domestic territory, or the resident do its basic economic activity of earning, spending and accumulation from that country. यानी रेसिडेंट जो है, सीधी सीधी बात है, एकदम देसी भाषा बोलो है, तो वो भारत देश के अंदर रहना चाहिए पर्सन, और वो भारत देश में 3 काम करे: अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन। तो भारत देश का क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। इसकी कुछ बातें, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आपको। अच्छा, एक सवाल आपका, आप मुझे बताना, भारत देश की सीमा, जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो सीमा होती है सी में, वो कितने किलोमीटर तक होती है? जैसे मैंने बोला किलोमीटर, बच्चे मेरे को शक की निगाहों से देखने लगे, सर आपको ये भी नहीं पता है कि समुद्र में किलोमीटर नहीं होता है, समुद्र में नॉटिकल मीटर होता है। तो आप मुझे बता देना कितने नॉटिकल मीटर तक भारत देश की सीमा है समुद्र में। बस ये आपका कमेंट में डाउट है।
ये डाउट का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? हाँ पॉज करो। अब देखो जी, ये क्या है, रेसिडेंट के कुछ एक्सेप्शन है। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। पहला जो है इसमें, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, कुछ लोग इंडिया आते हैं एजुकेशन के लेने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, या फिर कोई सेमिनार के लिए, ठीक है, या फिर इंडिया घूमने के लिए, तो उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज नॉट मोर देन 182 डेज। अगर इनका स्टे मोर देन 182 डेज है, तो फिर इन्हें क्या बोल देंगे हम, रेसिडेंट। लेकिन अगर इनका स्टे लेस देन 182 डेज है तो इन्हें हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा पहले बताता हूँ, बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर कौन होते हैं? जैसे मान लो मेरा घर है नेपाल बॉर्डर के पास, लेट्स सपोज ये मेरा हाउस है, और मैं डेली बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाता हूँ फॉर वर्क, काम करने के लिए। तो बताओ मैं किस देश का रेसिडेंट हुआ, इंडिया का या नेपाल का? तो लॉ ने क्या बोला है कि जिस देश में आपका प्लेस ऑफ स्टे है, जिस देश में आपका प्लेस ऑफ स्टे है, आप उस देश के रेसिडेंट है। तो बॉर्डर वर्कर का क्या है, रेसिडेंट किस देश से कहलाएंगे? जिस देश में इनका क्या है, प्लेस ऑफ स्टे। जिस देश में इनका प्लेस ऑफ स्टे है उस देश के ये रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। तीसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। अब एम्बेसीज क्या होता है? एम्बेसी को लॉ में स्पेशल पावर दी गई है क्योंकि ये पूरे अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एम्बेसी हो गए, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हो गए एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स हो गए, ये किस देश के रेसिडेंट हैं? रेसिडेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। एग्जाम्पल देता हूं तब क्लियर होगा। जैसे मान लो चाइना की एम्बेसी है इंडिया में, कनाट प्लेस में इनकी एम्बेसी है। तो जो एम्बेसी में जो मेंबर है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस है या फिर एम्बेसीज है, जो भी क्रू मेंबर है उनके पास, तो वो जो है, जो भी इनके एम्बेसी में वर्कर नहीं, गलत हो गया, जो भी इनके एम्बेसी में लोग काम कर रहे हैं उन्हें स्पेशल पावर है, उनके पास स्पेशल पावर है। और ये लोग रेसिडेंट किस देश से कहलाएंगे? इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। किस देश से कहलाएंगे? चाइना के, क्योंकि ये पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो इंडिया के एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। तो जो एम्बेसी में लोग काम कर रहे हैं इंडिया के लोग, वो रेसिडेंट किस देश से कहलाएंगे? इंडिया के ही। एम्बेसी को स्पेशल पावर है एम्बेसी के पास। ये रेसिडेंट किस देश से कहलाती है? जिस देश के ये एक्चुअल में है, मैटर नहीं करता ये किस प्लेस में रह रहे हैं, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रेसिडेंट किस देश से कहलाएगी? ये रेसिडेंट कहलाएगी, इसके बारे में लाइन में पढ़ देता हूं। They are treated as the normal resident of international area. ऐसे मान लो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किस देश की है? यूएसए की है। तो ये रेसिडेंट किस देश से कहलाएगी? यूएसए की। मैटर नहीं करता कहाँ पर है ये।
अच्छा, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो WHO है, उसकी एक ब्रांच है इंडिया में, और WHO में एक UK की एम्प्लॉय आई है ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये एम्प्लॉय रेसिडेंट इंडिया की नहीं हुई। रेसिडेंट इंडिया की कब होगी? जब इसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंडिया में आप सिटीजन दो तरीके से बन सकते हो। इंडिया में आप सिटीजन दो तरीके से बन सकते हो। पहला तरीका बाय बर्थ। अगर आपने इंडिया के अंदर जन्म लिया है तो आप इंडिया के ऑटोमेटिक सिटीजन कहलाओगे। और दूसरा है, अगर आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है, तब आप इंडिया के क्या कहलाओगे? सिटीजन कहलाओगे। फिर से, इंडिया के आप सिटीजन दो तरीके से बन सकते हो। पहला, अगर आपने इंडिया के अंदर जन्म लिया है तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। दूसरा है, अगर आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने आपका सिटीजनशिप अप्रूव कर दिया है। तो पहला तरीका क्या है? बाय प्लेस ऑफ बर्थ। In this case, person acquire automatic citizenship of India। और दूसरा तरीका क्या है? Person has applied for citizenship and Indian government has approved its application। ओके दोस्तों, अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने को बताया भी था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। तो इन्होंने जो इनकम रिसीव किया है, इन्होंने कौन कौन सा इनकम रिसीव किया होगा बताओ? इन्होंने रिसीव किया होगा रेंट, लैंड के बदले मिल गया रेंट, लेबर के बदले मिल गया वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। तो यानी फैक्टर इनकम में हमारा आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं बायलैटरल इनकम। बायलैटरल इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने क्या दिया? हमने दिया फैक्टर सर्विसेज और उसके बदले हमने रिटर्न में इनकम रिसीव किया। इसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो फैक्टर इनकम को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को हम कंसीडर नहीं करते। ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब हमने कोई सर्विस नहीं दिया, बस हमने इनकम रिसीव कर लिया। एग्जाम्पल क्या है? ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल इनकम, वन साइडेड इनकम, यूनिलेटरल, वन साइडेड इनकम, क्योंकि इसके बदले हम कुछ देते नहीं है, हमने पॉकेट मनी मिल गया, हमने उसके बदले कुछ काम थोड़े किया। तो नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो ट्रांसफर इनकम को हम इग्नोर करेंगे, लेकिन फैक्टर इनकम को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स are those goods which are either या फिर either used for consumption और investment purpose। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। अब डेफिनेशन को देखते हैं। फाइनल गुड्स हम वैसे गुड्स को कहते हैं जिसका या तो यूज हमने किया है कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल देखो, मिल्क है, अगर किसी हाउस होल्ड ने इसको खरीदा है फॉर कंजम्पशन तो क्या कहलाएगा ये? फाइनल गुड्स। कंप्यूटर है, किसी हाउस होल्ड ने खरीदा है या फिर किसी फर्म ने खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या कहलाएगा ये? फाइनल गुड्स। लेकिन मिल्क किसी ने खरीदा है, किसी बिजनेस ने खरीदा है या किसी होटल ने खरीदा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन क्या हो सकता है मिल्क से जी? स्वीट बन सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये? इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर मिल्क को खरीदा है रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए, तब भी क्या कहलाएगा ये? इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर किसी दुकानदार ने खरीदा है रीसेल के लिए तो ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? जिसको या तो हम खरीदते हैं रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। यानी सर कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है या फिर कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको मैं बता दूं फाइनल गुड्स है ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ये डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए आपने खरीदा है। अगर आपने खरीदा है उसको कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। लेकिन अगर आपने उसे खरीदा है रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपने उसे खरीदा है कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो क्या बन जाएगा? वो फाइनल गुड्स। और अगर आपने उसे खरीदा है रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो क्या बन जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स। इसका और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम।
पेन है, अगर पेन कोई स्टेशनरी दुकान वाला खरीदता है, स्टेशनरी वाला खरीदता है, तो ये क्या बन जाएगा जी, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर वही पेन कोई स्टूडेंट खरीदता है तो क्या बन जाएगा, ये फाइनल गुड्स। बेटा मैं थोड़ा सा और डेफिनेशन इसका चेंज करूंगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे देखो कोयला है, इससे हम करते हैं फर्दर प्रोडक्शन, ये हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर कोल हमारे पास स्टॉक में है मोर देन 1 ईयर, तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा फाइनल गुड्स। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर आपने उसको सेम ईयर में यूज नहीं किया तो वही इंटरमीडिएट गुड्स क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओके बेटा हमने फाइनल गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा था। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यानी फाइनल गुड्स के दो क्लासिफिकेशन हो गया, एक तो क्या कंजम्पशन गुड्स और दूसरा क्या हो गया इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी कैपिटल गुड्स। पहले हम इन्वेस्टमेंट गुड्स को पढ़ लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मशीन हो गया, तो मशीन क्या करता है, हमें किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, मशीन क्या करता है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इनकी डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक क्लॉथ वाली मशीन है, कपड़े की मशीन है, तो इसकी डिमांड कब बढ़ेगी मशीन की, जब उस क्लॉथ की डिमांड आएगी। समझे, उस क्लॉथ की डिमांड के ऊपर इस मशीन की डिमांड है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। ठीक है। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे कि ये क्या है, बोर्ड, ये मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, मैं इससे सर्विस जनरेट कर रहा हूँ। ये जो है हमारा कैमरा, ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। हमारा माइक है, ये भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स किसे कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर के वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं, जो लंबे समय तक चलता है। हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लंबे समय तक चलता है। कार हो गया, ये सब क्या है बेटा, ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा हो गया सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन हाँ इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है। जैसे कि क्लॉथ हो गया, टूथपेस्ट भी बोल सकते हो इसमें आप, टूथपेस्ट। शूज हो गया, ये सब क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरा आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसे हम बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स, सिंगल यूज गुड्स, सिंगल यूज गुड्स। इसमें क्या आता है, जैसे मिल्क हो गया, जिसे हम एक ही बार यूज करते हैं। न्यूज़पेपर हो गया। चौथा होता है सर्विसेज। सर्विसेज जो मैं आपको दे रहा हूं, इसे हम टच और सीन नहीं कर सकते हैं, इसको हम बस क्या कर सकते हैं बेटा, फील कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है,
सवाल क्या है, मैं आपको सवाल पूछ ही लेता हूँ। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सर हमें ना ये कैपिटल गुड्स और ये ड्यूरेबल गुड्स सेम लग रहा है, तो बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर फ्रिज है, फ्रिज कैपिटल गुड्स कब होगी, जब इसे बिजनेस यूज़ करेगा, लेकिन ये ड्यूरेबल गुड्स कब होगी, जब ये हाउस होल्ड यूज़ करेगा। जैसे एक शॉप है, वहाँ पर फ्रिज यूज हो रही है, तो फ्रिज क्या वहाँ क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड्स। लेकिन वही फ्रिज अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो क्या बन जाएगा, वो ड्यूरेबल गुड्स। आप प्लीज़ मेरे को इसका आंसर देना। अगर वीडियो पसंद आई बेटा तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करना। आपका कमेंट, आपकी लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन है। प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि जो कोचिंग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। थैंक यू।